गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रजनीश शर्मा कोणार्क कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम यहां पर मैथमेटिक्स के एक चैप्टर एवरेज को लेकर के यहां पर आए हुए हैं और हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। तो देखिए, एवरेज जो टॉपिक है, इस टॉपिक से ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होता जहां पर यहां से प्रश्न ना पूछा जाए। हर हालत में यहां से कोई ना कोई प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो यहां पर हमने कुछ बेसिक प्रश्नों को रखा हुआ है। जिन लोगों ने पहले स्टार्टिंग से कुछ चैप्टर्स जो पढ़ाए हुए हैं उनको पढ़ रखा है, जैसे संख्या पद्धति का बेसिक पता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई भी अगर बिल्कुल भी नया है, जिसको कुछ भी नहीं आता, वो भी यहाँ से आज की इस क्लास में सारी चीज़ें सीख के ही जाने वाला है। हर हालत में उसको समझ में आ जाएगा। लेकिन आप में से अगर कोई भी चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन समय से मिलते रहें। और देखिए, बहुत सारे नोटिफिकेशन या बहुत सारी वीडियोस तो इस समय आपको नहीं मिल पा रही हैं, क्योंकि पूरा चैप्टर हमने कभी एक दो वीडियोज़ ही डाल पा रहे हैं अभी। सारा चैप्टर तो हम अपना जो एप्लीकेशन है कोणार्क कोचिंग इंस्टीट्यूट, उसी पर पूरा डिटेल में चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे, समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करना है। जो भी है इसमें, इस क्लास में जो चीज़ें पढ़ाई गई हैं उनमें से भी प्रश्न आए हुए प्रश्न, बहुत सारे ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो आपको एग्जाम्स में देखे गए होंगे, आपने देखे होंगे। आए हुए प्रश्न यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे आपके लिए। तो एक बेहतर कलेक्शन आपको मिलेगा। हालांकि यहाँ पर ये स्टार्टिंग है, बेसिक है। इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं औसत में, और औसत को हम काफ़ी आसानी से सीखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम यही समझ लेते हैं कि एवरेज है क्या, औसत क्या होता है और औसत को कैसे निकाला जाता है, औसत का मतलब क्या होता है। देखिए, हम इसको दो तीन तरीके से समझेंगे। एक तो अपना जो रिजल्ट होता है, रिजल्ट से समझेंगे, और रिजल्ट के बाद हम समझेंगे बाइक से। बाइक सभी लोग चलाते हैं और सभी लोग को पता होता है कि इस बाइक का इतना एवरेज है, सभी लोग बोलते हैं ऐसा, वहाँ से हम समझेंगे। और इसके अलावा हम कुछ और चीज़ से भी समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारी जो कमाई होती है, आमदनी होती है, वहाँ से भी हम समझ लेंगे। तो तीन तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूँगा। बात एक ही है, एवरेज, एवरेज और एवरेज। तो यहाँ से आपको समझना है। सबसे पहली बात हम ये समझते हैं, जैसे हमारा मान लीजिए हिंदी, इंग्लिश, मैथ, या रीजनिंग का नाम आ रहा है, हाई स्कूल में रीजनिंग कहाँ होती है, आर्ट हो गया, या फिर सोशल साइंस हो गया, और एक साइंस हो गया। तो इस तरह से 6 सब्जेक्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 सब्जेक्ट होते हैं। और इन सभी 6 सब्जेक्ट का जब हम पूछते हैं किसी से भाई तुम्हारा कितना प्रतिशत है, तो हम दरअसल ये जानना चाहते हैं कि तुम्हारा एवरेज परसेंटेज क्या है। ठीक है, कभी जब भी कोई बताता है कि मेरा 70 है, तो हम सिर्फ यही समझते हैं कि वो 100 में से आउट ऑफ 100 वो 70 नंबर लाया है, उसकी एबिलिटी 70 नंबर लाने वाली है। कभी हम ये नहीं पूछते बेटा मैथ में तुम्हारे कितने हैं, या फिर हिंदी में तुम्हें सिर्फ 33 मिले थे, या मैथ में तुमने जो है 99 लेकर के आए थे। ये सारी चीज़ें हम नहीं समझते। हम उसको सिर्फ और सिर्फ एक उसके एवरेज से ही समझ लेते हैं कि ये स्टूडेंट पढ़ने में कैसा रहा होगा। हालांकि हम ये नहीं देखते कि किसी एक स्पेशल सब्जेक्ट में उसके कितने नंबर हैं, कभी इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते। हमें मतलब होता है कि उसका टोटल एग्रीगेट जो होता है, टोटल परसेंटेज क्या है। तो यहाँ पर हम इसको कैसे निकालते हैं, ये सभी लोगों को पता होगा। क्या करते हैं, जितने भी नंबर होते हैं सभी के नंबर्स को जोड़ लिया जाता है। जितने भी, जैसे मैथ में, हिंदी में, आपका इंग्लिश हो गया, या आर्ट हो गया, एसएसटी हो गया, इन सभी में हम क्या करते हैं, सारे नंबर्स में सारे जो नंबर्स होते हैं, किसी में 68 है, किसी में 78 है, किसी में 67 है, किसी में 42 है, सारे नंबर्स को हम जोड़ लेते हैं। और जोड़ने के बाद क्या करते हैं, डिवाइड बाई 6 कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम 6 सब्जेक्ट का एवरेज निकाल रहे होते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर 6 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो एवरेज निकल आता है। इसके बाद अब एक दूसरे तरीके से हम समझने की कोशिश करें यहाँ पर, तो एक हम बाइक से समझ सकते हैं। देखिए, जनरली बाइक जो होती हैं, कोई भी बाइक ले लीजिए आप, तो बाइक का एक अपना एवरेज तो होता ही है। कहते हैं कि 40 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज है, या कोई कहता है कि भाई मेरी बाइक का तो 50 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज है, कोई कहता है भाई मेरी बाइक तो 30 किलोमीटर पर लीटर का ही एवरेज दे रही है। तो अलग अलग टाइप की ये 3 बाइक की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो क्या होता है, जो व्यक्ति 40 की स्पीड से बाइक मतलब 40 का एवरेज जो व्यक्ति बाइक से ले रहा है, क्या जरूरी है कि वो जब भी चलाता है हमेशा उसकी बाइक 40 का ही एवरेज देती है? ये तो जरूरी नहीं है। हो सकता है जब वो भीड़ में चलाता होगा, कहीं पर रुक रुक के चलाता होगा, तो उसकी बाइक एवरेज बहुत बेकार दे रही होगी। और जिस समय वो व्यक्ति जब वो बाइक चला रहा होगा, मान लीजिए उसने अपना 80 की स्पीड पे चला रहा है, तो बाइक थोड़ा सा ज़्यादा तेल ले रही होगी। और इसके बाद अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति, एक जो उसकी इकोनॉमिक चाल जो होती है,
जैसे 40 से 45 के आसपास और बहुत अच्छे से सिंगल पर्सन बैठा हुआ चला रहा है, तो उस समय उसकी बाइक एवरेज बहुत अच्छा दे रही होगी। तो इस तरह से कई अलग अलग स्टेप में बाइक एवरेज देती है। तो जो लोग हमेशा लॉन्ग रूट पे चलते हैं वो अपनी बाइक का एवरेज अच्छा बताते हैं, जो लोग हमेशा शहर में चलाते हैं वो कहते हैं भाई हम तो अपना शहर में चलाते हैं, हमारी बाइक का क्या एवरेज, जो दे दे वही ठीक है। तो इस तरह से मतलब यहाँ पर कहने का है कि अगर कोई व्यक्ति डेली, मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो कुछ दूर चलाता है तो 20 का एवरेज देती है, कुछ समय वो गाड़ी चलाता है अपनी तो वो 30 का एवरेज देती है, जिस समय वो बहुत अकेला और बहुत अच्छी चाल में कायदे से जब गाड़ी चला रहा है मान लीजिए, तब उसकी बाइक जो है वो 80 का एवरेज देती है। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो टोटल एवरेज रहा, फाइनल जो इसका एवरेज है, मान लीजिए पर डे वो व्यक्ति 3 टाइप से ही बाइक चलाता है। 20 किलोमीटर भीड़ में चला रहा है, 30 किलोमीटर किसी 3 सवारियों को लेकर के चला रहा है, और मान लीजिए एक समय उसकी जो बाइक है वो 80 का एवरेज दे रही है। तो इस तरह से अगर चलाएगा तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को ही डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे जोड़ करके, तब हमें क्या मिलेगा, यहाँ से एक एवरेज मिल जाएगा कि बाइक यहाँ पर कितना एवरेज दे रही है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर हमारी बाइक 40 का एवरेज दे रही है तो हम उसको किसी भी जगह चलाएं वो 40 का ही एवरेज देगी, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो यहां से हमने ये चीज समझ ली। इसके अलावा एक बात और होती है, जैसे कोई जिसकी मंथली कोई सैलरी जब उसकी होती है कि भाई उसे 40,000 मिलता है या 20,000 मिलता है तो एक अलग बात है। लेकिन मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है जो किसी दिन तो 1,000 कमा पाता है, लेकिन किसी दिन 2,000 कमाता है, और कभी कभार वो जीरो रह जाता है, कभी कभी वो कुछ भी नहीं कमाता, और कभी एक दिन में ही वो 24,000 रुपये ले आता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि वो महीने में कितना कमा रहा है। आप कैसे पता करेंगे कि महीने में कितना कमा रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, महीने भर में उसने जितना रुपया कमाया, ठीक है, जितना रुपया कमाया या सालाना वो जितना रुपया कमा रहा है, तब हम यहां से देखिए, मान लीजिए मंथली अब हमने जोड़ा उसको 1,000, 2,000, कभी 200, कभी 250, कभी 2400 या 24,000, इस तरह से मान लीजिए हमने यहां पर पूरे महीने में किसी व्यक्ति ने 90,000 रुपया कमाया। तो हम क्या करेंगे, 90,000 को डिवाइड बाई 30 करेंगे, तो हमें यह पता चल जाएगा कि उस व्यक्ति का जो पर डे का एवरेज है वो कितना है, 3,000 रुपए रोजाना का एवरेज है। भले ही वो किसी दिन जीरो लेकर के आता है, लेकिन किसी दिन तो और ज्यादा लेकर के आता है। तो इसी तरह से उसका पर डे का एवरेज क्या है कि 3,000 है। वो ये कहेगा कि मैं लगभग रोजाना 3,000 कमा लेता हूं, भले ही 2 दिन उसके जीरो जाते हैं तो किसी एक दिन में ही वो 10-12 हज़ार भी कमा लेता होगा। ठीक है, तो यहां पर हमने समझा कि एवरेज जो होता है वो क्या होता है। तो एवरेज का मतलब यहां पर हुआ, यहां से एक फॉर्मूला हमें मिल जाता है, फॉर्मूले से समझ लेते हैं क्या फॉर्मूला मिला है। देखिए, औसत बराबर हम लिख सकते हैं राशियों का योगफल, राशियों का योग, जितनी भी राशियां दे रखी होंगी, जितनी भी, जैसे उसकी पर डे की इनकम थी, कभी 0, कभी 1,000, कभी 2400, कभी 10,000, और यहां पर राशियों की संख्या। ठीक है, राशियों की संख्या हम बात कर रहे हैं यहां पर पूरे महीने की। तो पर डे का एवरेज निकालने के लिए अगर हमने एक महीने की सैलरी को, उसको एक महीने की डेली की जो कमाई है अगर उसको हमने जोड़ा है, तो हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे 30 से। अगर साप्ताहिक निकाल रहे हैं तो एक सप्ताह से डिवाइड करेंगे, मंथली या हम 15 दिन की निकाल रहे हैं तो 15 दिन से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमें सिर्फ ये समझना था राशियों का योग और बटे में क्या रखना है, राशियों की संख्या। तो एवरेज आपको, मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एवरेज से मतलब यही होता है कि हम उनमें से लगभग बीच का, यानी कि एक एवरेज जो रहता है, औसतन, जैसे कहा जाता है कि औसतन कितनी कमाई है, तो ये यहां से हम निकाल पाते हैं। इसके बाद देखिए, अब हम आएंगे कुछ ऐसे प्रश्नों पर, और जिन प्रश्नों का बेसिक आप लोगों ने संख्या पद्धति वाला जो चैप्टर था उस चैप्टर में आपने पढ़ रखा है। तो यहां से जो हम प्रश्न करने वाले हैं, यहां पर इस स्लाइड में 16 प्रश्न रखे हुए हैं और इन 16 प्रश्नों को हम करेंगे। और देखिए, इस टाइप का जो प्रश्न होता है, भले ही वो कोई भी एग्जाम रहा हो, लेकिन हर टाइप का प्रश्न कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी एग्जाम में जरूर रखा मिला होगा। किसी भी आप प्रैक्टिस सेट को उठाइए तो ऐसे प्रश्न आपको जरूर मिलेंगे। वही बेसिक प्रश्न हमने यहाँ पर लिए हुए हैं और इन प्रश्नों को अभी हम सीखेंगे और बहुत ही आसानी से सीखेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से सीखेंगे। और चलिए खैर स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न। और देखिए, पहले प्रश्न में क्या दिया हुआ है, पहली 25 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अगर हम इसकी डिटेल की बात करें तो डिटेल में हम इसको कैसे समझेंगे, डिटेल में हम ये कर सकते हैं, एवरेज निकालने के लिए राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, यानी कि 1 से लेकर के कहां तक जोड़ दें, 25 तक जोड़ें।
और उसके बाद क्या करें, जब 1 से लेकर के 25 तक की संख्याएं आप जोड़ोगे तो वास्तव में वो संख्याएं होंगी कितनी, तो जवाब रहेगा 25 ही होंगी। तो 1 से लेकर 25 तक पहले जोड़िए और उसके बाद 25 से डिवाइड करिए। तो ये कोई आसान तरीका नहीं है, ये तो बहुत बड़ा और बेकार सा मेथड रहेगा, ये काम हम ऐसे नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, इसी को अगर हम चाहें तो एक फॉर्मूले में भी हम इसको चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 1 से लेकर के 25 तक के लिए हम एक फॉर्मूले का प्रयोग कर सकते हैं, n+1/2, ठीक है, जहां पर प्राकृत संख्याओं को जोड़ा जाता है। पहली n प्राकृत संख्याओं को जोड़ने के लिए एक फॉर्मूला होता है n+1/2, ठीक है। तो हम उसका प्रयोग यहां पर कर सकते हैं, n+1/2, और ये जितना भी आएगा उस पूरे को हम डिवाइड करेंगे किससे, संख्याओं से, क्योंकि n+1/2 ये क्या है, ये तो इसका योगफल है, और योगफल को हमें किससे डिवाइड करना पड़ता है, संख्याओं से, तब निकल करके आता है एवरेज। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आप ना इस तरीके से मत समझिए, तो ये सारा मेथड बेकार है, हम इसको बिल्कुल अलग मेथड से अलग तरीके से समझेंगे। हालांकि जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया था, मेरा मेथड और वो फॉर्मूला एक ही बात है, लेकिन हम उसको एक अलग तरीके से समझेंगे। जब ये कह रहा है कि पहली 25 प्राकृत संख्याओं का औसत बताइए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहली वाली प्राकृत और पहली 25 में जो आखिरी वाली प्राकृत संख्या होगी, दोनों को जोड़ के क्या करेंगे, आधा कर देंगे, ये निकल करके आ जाएगा हमारा एवरेज, ठीक है। तो 25 संख्याओं का एवरेज कितना हो जाएगा, 13, और ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। हमने यहां पर क्या किया, हमने यहां पर पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे 2 कर दिया। क्या किया, पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे 2 कर दिया। ये हमने यहां पर इस फॉर्मूले का यूज किया। चलिए खैर आगे भी देखते हैं कि किसी और सवाल में भी ये फॉर्मूला लग जाएगा, और आखिर ये अगर अगले सवाल में लगेगा तो क्यों लगेगा, ये किस कंडीशन में लगता है, ये भी हम समझेंगे। लेकिन सबसे पहले हम उस फॉर्मूले का किसी अगले सवाल पर यूज करते हैं। देखिए यहां पर कहा जा रहा है, दूसरा प्रश्न है हमारा, 100 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का औसत बताओ, ठीक है। तो देखिए 100 तक की सभी प्राकृत संख्याएं, तो देखिए अभी तो हमने किया था सबसे पहली संख्या और आखिरी संख्या, बटे में क्या करना है, 2 करना है। तो ये देखिए 101/2 हो गया, यानी जब हम इसे काटेंगे तो ये आएगा 50.5, और आंसर हो जाएगा पहला। बिल्कुल ठीक है, यहां पर भी हमने इस फॉर्मूले को लगा लिया। कौन सा फॉर्मूला, पहला प्लस आखिरी बटे 2। देखिए क्लास होते होते आपको ये सारा कुछ समझ में आ जाएगा, और आगे इसको कभी रटने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, काफी इजी तरीके से आप इसको कर पाओगे। देखिए अगला है, पहली 20 विषम संख्याओं का औसत बताइए। देखिए यहां पर पहली 20, हालांकि इन्हीं सभी प्रश्नों को हम एक दूसरे तरीके से भी समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी हम कर रहे हैं पहली प्लस आखिरी बटे 2, ठीक है। तो देखिए पहली 20 विषम संख्याएं, पहली 20 विषम संख्याओं की अगर बात कर रहे हैं, तो क्या यहां पर ये फॉर्मूला लगेगा, देखिए भाई फॉर्मूला तो लगेगा, लेकिन फॉर्मूले को समझना पड़ेगा आपको। अगर हम तीसरे की बजाय हम चौथे प्रश्न को देखें, तो जरा पहले आप चौथा प्रश्न देखिए, उसके बाद हम तीसरे पे आते हैं। क्या बोला गया है, चौथा हमारा प्रश्न है कि 60 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत बताइए। क्या कहा गया है, 60 तक की सभी विषम संख्याओं का। चलो देखते हैं 60 तक पहली वाली विषम कौन सी होगी। तो देखिए 60 तक अगर हम पहली विषम की बात करें तो 1 होगी, और आखिरी विषम क्या होगी, तो वो होगी 59। क्या होगी, 59 होगी, और इसको हम डिवाइड किससे करेंगे, 2 से। तो यहां पर आंसर क्या आएगा, 30 आएगा। देखिए वीडियो पूरा देखते रहें, क्योंकि इसी प्रश्न के लिए बिना लिखने वाला भी एक मेथड बताया जाएगा, जो बिल्कुल सिंपल सा होगा, जिससे आप सवाल को देखते ही आंसर लगा दोगे, ठीक है। तो पूरा देखते रहिए। पहले मैं सारे प्रश्न कर रहा हूं, और उसके बाद इन्हीं प्रश्नों के लिए हम एक दूसरे मेथड से भी समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि देखिए हम जब पिछले प्रश्न पर आए, तीसरे प्रश्न पर, तो तीसरे प्रश्न में और अगले प्रश्न में थोड़ा सा डिफरेंस था। यहां पर कहा गया है पहली 20 विषम, जबकि अगले सवाल में कहा गया है, अगले सवाल में क्या बोला है, 60 तक की सभी विषम। तो देखिए दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, थोड़ा क्या बहुत बड़ा डिफरेंस है, उसको समझ लेते हैं। पहली 20 विषम का मतलब क्या है, जब हम 1 से लेकर के 10 तक की विषम संख्याएं लिखते हैं। चलिए हम लिख के बताते हैं। यहां पर 1, 3 या सारी संख्या लिखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हमने 10 तक की संख्याएं लिखी, और इन 10 तक की संख्याओं में अगर हम देखें तो विषम संख्याएं हमें कितनी मिलेंगी, 5 संख्याएं विषम मिलेंगी, और 5 संख्याएं कैसी होंगी, सम होंगी, ठीक है। तो 5 संख्याएं विषम और 5 संख्याएं कैसी होंगी,
सम होंगी तो जो विषम संख्याएं हैं, देखिए एक के बाद एक संख्या आती है, तो एक के बाद एक संख्या अगर आती है इसका मतलब है कि अगर हम 10 तक की संख्याओं की बात कर रहे हैं तो 10 तक हमें 5 विषम संख्याएं मिलेंगी और 5 सम संख्याएं मिलेंगी। तो अगर हमसे ये प्रश्न पूछा गया है कि पहली 20 विषम संख्याएं, तो पहली 20 से मतलब हुआ, देखिए पहली वाली संख्या तो एक ही होगी, लेकिन 20वीं संख्या कौन सी होगी? तो देखिए 20वीं जो संख्या है, अब हम ये समझेंगे कि 20 संख्याएं, 20 विषम संख्याएं, जैसे 5 विषम संख्या हमें 10 तक मिल रही हैं, इसी तरह से 20 संख्याएं हमें कहां तक मिलेंगी? 40 तक मिलेंगी। ये बात हमें समझनी पड़ेगी। तो हम कह सकते हैं कि 40 तक 20 विषम होंगी और 20 सम होंगी। इसी तरह से अगर हम 20 तक की बात करते हैं तो 20 तक 10 सम होती, 10 विषम होती। अगर 100 तक की सभी विषम की बात करें तो 100 तक 50 विषम होंगी और 50 सम होंगी। ठीक है, ये बात समझ में आ रही होगी। तो देखिए यहां पर अगर हम ये बात समझ गए हैं कि पहली 20 की बात हो रही है और ये 20 संख्याएं कहां तक मिलेंगी? ये मिलेंगी आपको 40 तक, और 40 तक जो आखिरी विषम होगी वो होगी 39/2, यानी कि आंसर हो जाएगा 40/2, मतलब फाइनल रहेगा आपका 20। बात समझ में आ गई? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगर बात समझ में आ रही है तो बताते रहो, कमेंट डाल दो, कम से कम पता तो चले समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखिए इसके बाद हमारा 5वां प्रश्न है, पहली 50 सम संख्याओं का औसत। पहली 50 सम संख्याओं का औसत। अब देखिए अगर बात पहली 50 सम की हो रही है, ना कि 50 तक की सभी, अगर हम बात कर रहे होते 50 तक की सभी सम, तो 50 तक सम कितनी मिलेंगी? 25 मिलेंगी। लैंग्वेज को समझना है, छोटी सी बात है, बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन गलती करके नहीं आना है, किसी कीमत पे गलती नहीं करनी है। पहली 50 सम संख्याओं, ठीक है, तो पहली 50 सम संख्याओं की अगर बात हो रही है तो ये पहली 50 संख्याएं हमें कहां तक मिलेंगी? पहली 50 संख्याएं हमें मिलेंगी 100 तक। ठीक है, तो पहली 50 संख्या हमें मिलेंगी 100 तक, और 100 तक अगर हम देखेंगे, पहली 50 की बात हो रही है, यानी 100 तक मिलेंगी। 100 तक आधी 50 होंगी, मतलब आधी सम होंगी और आधी विषम होंगी। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? 2। ठीक है, क्योंकि बात सम की हो रही है, तो पहली सम 2, और 100 तक जो आखिरी सम होगी वो क्या हो जाएगी? 100। ठीक है, तो इस तरह से हम डिवाइड बाई 2 करेंगे तो यहां से आंसर मिलेगा 102/2, यानी कि 51 आंसर रहेगा सी। बात क्लियर हो गई इतनी? चलिए अच्छी बात है। इसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, और अगला सवाल देखिए इसी से रिलेटिव है। 50 तक की सभी सम, पिछला सवाल क्या था? पहली 50, तो पहली 50 कहां तक मिलेंगी? 100 तक। यहां बोला जा रहा है 50 तक की सभी सम संख्याएं। तो देखिए 50 तक की सभी सम की अगर बात करें तो पहली सम, और 50 तक जो आखिरी सम होगी वो क्या होगी? 50/2। तो इस तरह से ये हो जाएगा 52/2, और 52/2 को हम क्या लिख सकते हैं? 26 लिख सकते हैं। आंसर यहां से हमें बी मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहीं पर एक काम हम और समझते हैं, हम पीछे आते हैं, तीसरे प्रश्न पर आते हैं एक बार। और एक बात हमें यहां पर डायरेक्ट समझनी है कि हम इसको कैसे जवाब दे सकते हैं। देखिए पहली 20 विषम की बात हो रही थी, अगर ये 20 विषम संख्याओं का औसत पूछे तो आंसर भी 20 होगा। पहली 20, पहली 50, पहली 10, पहली 100, सबका आंसर उतना ही होगा जितनी संख्याएं पूछी जाएंगी। ठीक है, अगर इसने कहा पहली 20 संख्याएं, तो जितनी संख्याओं का एवरेज निकाल रहे हैं, लेकिन कौन सी? विषम। देखिए भैया याद रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा आपके लिए इजी, जब भी कोई चीज इजी होती है तो थोड़ा सा याद रखना पड़ता है। अगर बात पहली संख्याओं की जाए, पहली विषम संख्याओं की, पहली 10, पहली 20, पहली 50, पहली 15, पहली 18, पहली 100, जब भी बात की जाएगी तो जितनी संख्या होंगी वही हमारा आंसर भी होगा, हर हालत में वही आंसर होगा। ठीक है, तो ये बात आप यहां से समझ लिया आपने। इसके बाद दूसरा प्रश्न क्या देखते हैं, दूसरे प्रश्न में ये बात लगेगी या नहीं लगेगी। यहां क्या पूछा जा रहा है? 60 तक की सभी विषम। तो देखिए 60 तक विषम होंगी कितनी? 60 तक कितनी विषम होंगी? 30। तो आंसर भी क्या होगा? 30। जितनी विषम संख्याओं का एवरेज पूछा जाए आंसर भी उतना ही होगा, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, जब भी विषम संख्याओं की बात करेंगे तो जितनी विषम संख्याएं होंगी उतना ही हमारा आंसर भी रहेगा। इसके बाद अब बात आ जाती है सम संख्याओं की।
सम संख्याओं में कहा जा रहा है पहली 50 सम, यानी सम संख्याएं कितनी है 50। तो जब भी सम संख्याओं की बात आएगी तो जितनी भी संख्याएं पूछी जा रही हैं उसमें एक ऐड कर दिया जाएगा, आंसर हो जाएगा 51। पहली 20 पूछी जाएगी तो आंसर 21 हो जाएगा। पहली 30 सम संख्याएं तो आंसर 31 हो जाएगा। पहली 19 सम संख्याएं तो आंसर 20 हो जाएगा। पहली 30 तो 31, पहली 25 तो 26। मतलब आपको क्या करना है, जब भी कुछ सम संख्याएं पूछी जाएंगी, जितनी भी सम संख्याएं पूछी जाएंगी 10, 20, 50, 20 जितनी भी पूछी जाएंगी, आपको क्या करना है उसमें एक ऐड करके अपना आंसर दे देना है। ठीक है, तो अगला प्रश्न फिर से देख लेते हैं क्या था। और अगला प्रश्न है यहां पर 50 तक की सभी सम। बस हमें यह समझना पड़ेगा 50 तक की सभी सम, तो 50 तक सम होंगी कितनी 25, एक जोड़ दीजिए क्योंकि सम की बात हो रही है, आंसर 26 हो जाएगा। ठीक है, तो ये एकदम आसान हो गया, आपको कुछ भी लगाना नहीं है यहां पर, पहली प्लस आखिरी भी नहीं लगाना, ऐसे ही सारे सवाल हो जाएंगे। इसके बाद देखिए अब हम आते हैं और अगले प्रश्न पर। और अगले प्रश्न जो है हमसे पूछ रहा है कि बताइए 20 तक की सभी पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। 20 तक की सभी पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा, जरा देखते हैं यहां पर, समझ लेते हैं क्या है 20 तक की सभी पूर्ण संख्याओं का औसत। तो देखिए 20 तक की जब बात करें तो हम सोचेंगे भाई पहली वाली पूर्ण संख्या कौन सी होती है 0, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 को शामिल किया जाता है। और 20 तक आखिरी जो मतलब पूर्ण संख्या होगी, 20 तक जो आखिरी, कहने का मतलब है 0, 1, 2, 3 कहां तक लिखना है 20 तक लिखना है। तो 20 तक जब लिखेंगे तो पहली संख्या 0 और आखिरी संख्या क्या होगी 20 होगी, बटे 2 कर देंगे, 20 बटे 2 का मतलब 10 हो जाएगा और हमारा आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो पूर्ण संख्याओं में भी हमने क्या लगा दिया, पहला प्लस आखिरी बटे 2। क्या लगा दिया, पहला प्लस आखिरी बटे 2। ठीक है ना, काफी कमाल का है, पहला प्लस आखिरी बटे 2। और आगे देखते हैं और भी कहीं लगेगा। देखिए आगे क्या दिया, पहली 20 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करो। पहली 20 पूर्ण। अब जरा लिखिए पहली जो 20 संख्याएं होंगी पूर्ण, वो क्या होंगी 1, 2, 3 और कहां तक चलेंगे। कुछ लोग सोच रहे होंगे 20 तक, लेकिन ऐसा नहीं, आपको 19 तक लिखना है। क्यों लिखना है, जब सबसे पहली 0 है, अगली 1 है, तो 20 नंबर पे 19 आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि जब आप यहां से चलते हैं तो ये 19 नंबर है, जब आप यहां से गिनेंगे तो ये 20 नंबर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये 20 नंबर हो जाएगा। समझिए लैंग्वेज में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, और अगर ऐसी गलती आप करके आए तो पछताना होगा, घर पे आएंगे पछताएंगे। ये तो बहुत अच्छे से बताया था सर ने एक बार। पहली 20 पूर्ण संख्याएं, तो पहली 20 संख्याएं जो है वो 0 से लेके 19 तक होंगी, और इनमें अगर हम पहली और आखिरी की बात करें और बटे 2 करें तो हमारा आंसर क्या रहेगा 19 बटे 2 यानी कि 9.5। बात क्लियर हो गई, चलिए अच्छी बात है। देखिए जितने लोग भी इस समय वीडियो देख रहे हैं, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपको इसी तरह से सारा चैप्टर अपना अच्छे से फिनिश करना है तो एक बार आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, तभी आप सारी क्लासेस ले पाएंगे। चलिए हम अगले सवाल पे आते हैं, और अगला जो सवाल है हमारा बहुत अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। 61 से 120 तक की सभी सम संख्याओं का औसत बताइए। देखिए भाई ये यहाँ पर देखिए क्या हुआ, पिछले सवाल में क्या पूछा गया, पिछले जितने भी सवाल थे उनमें पूछा जा रहा था स्टार्टिंग से, शुरुआत से, पहली 20, पहली 50 तक की सभी, यानी कि शुरुआत से। लेकिन यहां पर बीच से पूछ लिया, कह रहा है 61 से लेकर के 120 तक की सभी सम संख्याओं का औसत बताइए। तो सभी सम संख्याएं वो भी 61 से लेकर के 120। क्या करना चाहिए, बहुत सारे लोग तो इसमें लॉजिक लगा रहे होंगे, भाई एक काम करते हैं 1 से लेकर 120 तक का निकाल लेते हैं, 1 से लेकर के 60 तक का निकाल लेते हैं, उसके बाद दोनों का डिफरेंस लेते हैं, फिर ये देखते हैं कि संख्याएं कितनी है और उससे हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। लेकिन हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आप बस हमें ये बता दो कि 61 से लेकर के 120 तक की पहली सम कौन सी होगी और आखिरी वाली सम कौन सी होगी, बटे 2 कर देंगे, हमारा आंसर यहां से मिल जाएगा 182/2, आंसर मिलेगा हमें 91। फिर से हमने वही लगा दिया, पहला प्लस आखिरी बटे 2। अभी बताया जाएगा कि आखिर ये क्यों लग रहा है, हर बार हम पहला प्लस आखिरी बटे 2 ही क्यों लगा रहे हैं, क्या ये हर जगह लगेगा और कहां कहां लगेगा, समझेंगे भाई हम। लेकिन पहले थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कहां तक काम करेगा ये। चलिए अगला हमारा एक सवाल है, यहां पर अगला सवाल है, और अगले सवाल में कहा गया है 5 के प्रथम 7 गुणज का औसत बताइए।
5 के प्रथम 7 गुणज। जस्ट इससे पहले आप लोगों ने लासा मासा पढ़ा है, पता होगा आपको। 5 का देखिए पहला गुणज ये है, दूसरा गुणज ये है, तीसरा गुणज ये हो गया, चौथा ये हो गया। भाई हम क्या कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं ये? क्या ये सही है? क्या ये तरीका ठीक है? बताओ जरा। ये तरीका बिल्कुल गलत है। हो सकता है वो पहले 17 गुणज पूछता तो क्या हम ऐसे लिखते रहेंगे? बिल्कुल गलत है। हमें क्या करना है, पहला गुणज और 7वां गुणज बटे 2। आंसर क्या हो जाएगा, 40 बटे 2 यानी 20 हो जाएगा। क्या करना है, पहला प्लस आखिरी बटे 2 करना है। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। पहला प्लस आखिरी बटे 2 करना है और आंसर हमारा निकल आएगा। कई लोग ये सोच रहे होंगे ये कब तक चलेगा, पहला प्लस आखिरी, हो सकता है इसका एंड होने वाला हो। चलिए अब देखिए यहां पर हम आ जाते हैं। ये थोड़ा सा पैटर्न अब चेंज हुआ और अब तक के जितने भी प्रश्न थे उन सभी में हमने क्या लगाया, पहला प्लस आखिरी बटे 2। देखिए पिछले सारे प्रश्नों में एक खासियत थी, वो क्या खासियत थी जरा समझते हैं। हम बात कर रहे थे 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह की प्राकृत संख्याओं की। हमने बात की 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह से पूर्ण संख्याओं की। हमने बात की वहां पर विषम संख्याओं की, हमने बात की वहां पर सभी सम संख्याओं की, 2 4 6 8 10। ठीक है, हमने यहाँ पर इनकी बात की। हमने यहाँ पर यह भी बात की कि 5 के जो गुणज थे यानी कि 5 10 15 20 25, हमने इस तरह की संख्याओं का यूज किया था अब तक। सारे सवाल हमारे ये थे और इन सभी सवालों में एक खासियत थी कि ये सभी संख्याएं जो थी समांतर श्रेणी में थी, मतलब इनके बीच का डिफरेंस बराबर था। 1 1 1 1 का डिफरेंस आ रहा है, यहां पर भी 1 1 का डिफरेंस आ रहा था, यहां 2 2 का डिफरेंस आ रहा है। कहने का मतलब सभी का अंतर हर जगह बराबर था, हर जगह 2 2 था, यहां पर भी 2 था और यहां पर भी देखिए हर जगह 5 5 का डिफरेंस आ रहा है। मतलब जब डिफरेंस बराबर होगा तो हम क्या लगाएंगे, पहला प्लस आखिरी बटे 2 लगा सकते हैं, चाहे वो शुरुआत से हो चाहे वो कहीं बीच से दे रखा हो। हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ पहला प्लस आखिरी बटे 2 ही याद रखना है, बाकी का कोई काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखिए इस तरह का एक प्रश्न पूछा गया था। पिछला पेपर को उठा के देखिए 2013 का, जिसमें पूछा गया था 1 से 25 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का औसत बताइए। ठीक है, यह प्रश्न पूछा गया था। चलिए बात समझ में आ गई होगी। तो इसके बाद फिर हम और अगले पैटर्न पर आते हैं जिसमें दूसरे टाइप के थोड़े प्रश्न यहां पर मिलेंगे, इनको भी समझ लेते हैं। और एक प्रश्न आपके लिए भी यहां पर दिया जाएगा, वो हालांकि यहां पर मेंशन नहीं किया है, लेकिन मैं आपको एक प्रश्न यहां पर लिख के दूंगा, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए 11वां सवाल है हमारा यहां पर और पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 31 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। देखिए इसका मेथड जनरली लोग जो करते हैं कि सबसे पहले x मान लेते हैं और विषम कह रहा है तो इससे अगली वाली x + 2, इससे अगली वाली x + 4 और अगली x + 6 हो जाएगी, इससे अगली x + 8 हो जाएगी। कई लोग तो सोच रहे होंगे कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, बात विषम की हो रही है लेकिन सर ने तो सम जोड़ रखा है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इससे पहले भी कई बार जब भी मैं पढ़ाता हूं, जब भी ऑफलाइन पढ़ा रहा होता हूं, जब स्टूडेंट सामने बैठा होता है तो उनमें से कोई ना कोई एक आध ऐसा बालक जरूर होता है जो ये कहता है कि सर यहाँ पर तो विषम बोला गया है लेकिन आपने तो सम ले रखा है। तो ये आपको मैं बता दूं, ये बिल्कुल ठीक है। अगर उसने हमसे सम कहा होता, सम कहा होता तो भी हम यही लेते, अगर उसने विषम कहा है तो भी हम यही लेते। ऐसा क्यों करते? ऐसा इसलिए, अगर ये संख्या सम है, मान लीजिए 12, तो 12 में 2 जोड़ेंगे तभी तो 14 आएगा, फिर 12 में 4 जोड़ेंगे तब 16 आएगा। और अगर ये संख्या विषम है, मान लो 11, तो 11 में 2 जोड़ेंगे तभी तो 13 आएगा। कहने का मतलब हमने यहां पर 2 4 6 ये कुछ सम विषम नहीं जोड़ा, हमने तो ये जोड़ा है कि पहली वाली संख्या से अगर पहली वाली विषम है तो इससे अगली वाली 2 ज्यादा होगी, उससे अगली वाली 4 ज्यादा, उससे अगली वाली 6 ज्यादा, तो वो हमने 2 4 6 यहां पर जोड़ा है। अगर सम विषम आएगा तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, लेकिन हम यहां पर इस सवाल को इस तरह से नहीं करेंगे, हम यहां पर एक दूसरे मेथड से करेंगे। चलिए दूसरा मेथड क्या रहेगा? देखिए इन्होंने कहा है कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत बताइए। ये देखिए कोई 5 क्रमागत संख्याएं हो गई, क्रमागत है, क्रमागत संख्याएं हैं मतलब रेगुलर है, बीच में कोई गैप नहीं होगा। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना है? 31। और अभी पिछली जितनी भी 20-25 मिनट की अगर क्लास हुई है तो अब तक मैंने आपको यही बताया है कि जो एवरेज होता है, एवरेज क्या होता है? हमेशा मिडिल का होता है। स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया कि एवरेज से मतलब होता है बीच का।
ठीक है, जैसे किसी दिन ज्यादा कमाया, किसी दिन कमाया कम कमाया, लेकिन एवरेज क्या रहा, यानी कि लगभग हम ये माने कि उसका एवरेज क्या था, यानी बीच का रेट क्या था, उससे हमारा मतलब होता है। तो देखिए इन्होंने कहा औसत कितना है 31, तो हम क्या करेंगे यहां पर बीच वाली संख्या को क्या मान लेंगे, मतलब यहां पर हम औसत मानेंगे क्या होता है, हमेशा बीच वाली संख्या ही औसत होती है, लेकिन तब जब वो संख्याएं सभी क्रम से दे रखी हो, उनका डिफरेंस इक्वल हो। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब देखिए पूछा क्या है, पूछा गया है सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो 31 के बाद क्या आएगी 33, क्योंकि विषम संख्या है। 31 के बाद 32 आता है, लेकिन यहां पर बात विषम की हो रही है, इसीलिए क्या आएगा 33 आएगा, और 33 के बाद क्या आएगा 35 आएगा। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी यहां पर 35 हो जाएगी। बहुत ही आसान और बहुत अच्छा प्रश्न था। हम और आगे बढ़ेंगे, चलिए। 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 20 है। अब देखिए 7 संख्याएं आ गई, 1 2 3 4 5 6 7, ये कोई 7 संख्याएं हैं, क्रमागत हैं, सम है, और इन सबका एवरेज क्या है 20 है। तो 3 इधर से छोड़ दी, 3 इधर से, हमने बीच में क्या लिख लिया 20। ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है दूसरी सबसे छोटी, दूसरी सबसे छोटी से मतलब है सबसे छोटी जो है उसको छोड़ दें तो दूसरे नंबर पर जो सबसे छोटी आती है, कहने का मतलब अगर इस साइड की छोटी है और इधर वाली संख्याएं बड़ी हैं तो सबसे छोटी ये होगी। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है दूसरी सबसे छोटी, यानी सबसे छोटे वाले को छोड़ दें तो दूसरी वाली जो सबसे छोटी है वो संख्या कौन सी होगी। जैसे किसी क्लास में टॉपर होते हैं तो सेकेंड टॉपर, यानी कि ये भी ये बॉटम टॉपर है हालांकि, लेकिन ये सेकंड नंबर वाला। ठीक है, तो सबसे छोटा ये हुआ और उससे जस्ट अगला वाला जो होगा वो सबसे छोटा दूसरा होगा। ठीक है, तो 20 से जस्ट पहले क्या आएगा 18 आएगा, क्योंकि सम संख्याओं की बात हो रही है, और इससे पहले हमारा आंसर मिलेगा हमें 16। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी यहां तक। देखिए एग्जाम का टाइम बहुत ज्यादा नहीं बचा है, मुझे लगता है कि इसी वीक में आपके नोटिफिकेशन आने वाले हैं। वैसे तो सितंबर 15 का पूरी उम्मीद है कि सितंबर 15 के आसपास आएगा, लेकिन जैसा काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहा है बोर्ड, उस तरीके से तो ऐसा लगता है कि सॉफ्टवेयर वगैरह सारा तैयार हो चुका है। हालांकि रोजगार.com पे कुछ उसकी डिटेल्स भी आ गई हैं, तो ऐसा लगता है कि यूपीएसआई का बहुत जल्द ही नोटिफिकेशन आ जाएगा। और नोटिफिकेशन अगर आ रहा है तो डट जाइए, अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए, क्योंकि अगर पहले से ही आपने पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी तो ज़्यादा अच्छी बात है। अगर आप में से कोई भी नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहा है तो थोड़ा सा अपने साथ बुरा कर रहा है, अच्छी बात नहीं है ये। ठीक है, चलिए हम देखिए यहाँ पर 12वें सवाल की बात करेंगे, और 12वां सवाल यहाँ पर देखिए क्या रखा हुआ है, 7 क्रमागत सम संख्या, अच्छा ये तो हमने कर रखा है। और अगला प्रश्न देखते हैं, 5 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योगफल 250 है। बात हो रही है क्रमागत की, पांचों संख्याएं जो है वो प्राकृत हैं, लेकिन यहां पर अब तक दिया जा रहा था एवरेज, लेकिन यहां एवरेज न दे करके उन्होंने टोटल दे दिया 250। थोड़ा सा संकट में डाल दिया, लेकिन कुछ ऐसी बात नहीं है, थोड़ी सी बात आपको समझानी है, कोई ऐसी विशेष बात नहीं है यहां पर। जब आपको पता है कि इन पांचों का टोटल 250 है तो इसका एवरेज निकालने में क्या दिक्कत है भाई? एवरेज तो हम निकाल सकते हैं ना, अभी तो हमने सीखा था एवरेज कैसे निकालते हैं, टोटल को संख्याओं से डिवाइड कर देते हैं, एवरेज निकल आता है। तो देखिए हमने एवरेज निकाल लिया, और इस तरह से हमें यह पता चल गया कि बीच वाली संख्या क्या है 50। तो पूछा जा रहा है सबसे छोटी संख्या बताइए, तो 50 से पहले क्या आएगा, इस बार 48 मत बताना, इससे पहले 49 ही आएगा, क्योंकि क्रमागत प्राकृत संख्याओं की बात हो रही है, ना कि सम या विषम की बात हो रही है। ठीक है, तो 48 इससे पहले आ जाएगा, और 48 आपका आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, बात समझ गए ना। 250 टोटल था, 250 को हमने क्या किया 5 से डिवाइड किया, क्योंकि 5 संख्याएं थी, 5 से डिवाइड करने पर हमने इसका एवरेज निकाल लिया, और एवरेज हमेशा कहाँ रखा जाएगा, बीच में रखा जाएगा, और बीच में रखने के बाद हमने यहाँ पर निकाल लिया कि पहली वाली संख्या हमारी कौन सी है, तो आंसर हमें मिला 48। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक। बेसिक है, स्टार्टिंग है चैप्टर की, लेकिन बहुत अच्छे प्रश्न है ये। अगला प्रश्न देखते हैं, 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 41 है। चलिए ठीक है, 6 क्रमागत 3 4 5 6, 6 क्रमागत संख्याएं हैं और इनका औसत कितना है 41 है। कोई दिक्कत नहीं है, 41 है, हमने क्या करना है बीच में लगाना है। 1 2 3 इधर से छोड़े, 1 2 3 इधर से, तो बीच में तो कुछ बचा ही नहीं। अब तक क्या हो रहा था,
5 संख्याएं मिल रही थी, 7 संख्याएं मिल रही थी, तो हम उसमें से बीच वाली संख्या को लगा रहे थे। लेकिन यहां पर 6 संख्याएं हैं, तो 6 में से बीच में कौन आएगा? बीच में कोई संख्या तो नहीं होगी, मतलब एग्जैक्ट उनमें से कोई संख्या नहीं होगी, लेकिन बीच में कुछ तो होगा। तो देखिए यहां पर ये 3 संख्याएं छोड़ दी, 3 इधर छोड़ दी। हमने क्या किया, 41 को बीच में लिख दिया। यहां पर थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं, ऑनलाइन वालों को दिक्कत होती है, छोटा दिखता नहीं होगा। देखिए यहां पर हमने बीच में लिखा 41, ठीक है। अब बात किसकी हो रही है? सम संख्याओं की। तो 41 से जस्ट पहले कौन सी संख्या होगी? 40 होगी। और 40 से जस्ट पहले कौन सी संख्या होगी? 38 होगी। 38 से पहले कौन सी होगी? 36 होगी। पूछा जा रहा है सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी का योगफल बताइए। तो 41 के बाद 42, 42 के बाद 44 और 44 के बाद क्या आ जाएगी? 46। हमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी जोड़नी है। 36 और 46 को जब जोड़ देंगे यहाँ से, तो आंसर हमें मिलेगा 6 6 12 4 3 7 8, ठीक है, 82 आंसर हो जाएगा। क्लियर? बात समझ में आगे होगी सभी लोगों को। बस 2 प्रश्न और बचे हैं, इसको भी देख लेते हैं। चलिए देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, किन्हीं 5, ये एसएससी में आया हुआ प्रश्न है यहाँ पर, किन्हीं 5 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत n है। कोई 5 क्रमागत संख्याएं हैं, ठीक है, उनका एवरेज क्या है? ये कोई 5 क्रमागत संख्याएं हैं और इनका एवरेज क्या है? n। चलिए तो n को हम यहीं पर लिख लेते हैं, क्रमागत है ना, यानी कि रेगुलर है, तो हम यहां पर n लिख लेते हैं। फिर इसने क्या बोला कि अगर हम यहां पर क्या करें, अगर हम यहां पर अगली 2 संख्याएं और शामिल कर दें। ये देखिए हमने अगली 2 संख्याएं यहां पर और शामिल कर दी। अब जब हमने 2 संख्याएं और शामिल कर दी हैं तो क्या होगा? इनका एवरेज क्या हो जाएगा? यही पूछ रहा है कि अगर किन्हीं 5 क्रमागत संख्याओं का एवरेज n है, तो अगर उसमें 2 संख्याएं और शामिल कर दी जाएं तो उनका एवरेज कितना हो जाएगा, उनका औसत कितना हो जाएगा। अब देखिए अभी तक जब ये 5 संख्याएं थी हमने एवरेज को बीच वाली संख्या मान लिया था, लेकिन यहां पर जब हमने 2 संख्याएं और शामिल कर ली, तो 2 संख्याएं और शामिल कर लेने के बाद क्या होगा? अब इनका जो एवरेज आएगा, 3 इधर से छोड़ो, 3 इधर से छोड़ दो, तो एवरेज आएगा ये वाला। और ये जो संख्या होगी ये n से कितना ज्यादा होगी? 1 ज्यादा होगी, क्योंकि रेगुलर संख्याएं हैं, ठीक है। आप इसी प्रश्न को देखिए, आपका आंसर n+1 मिल गया। आप इसी प्रश्न को किसी दूसरे मेथड से भी समझ सकते हो। आप कर सकते थे यहां पर 1 2 3 4 5, ये 5 संख्याएं हुई, एवरेज कितना हुआ? 3। अगर 6 और 7 को और शामिल कर ले तो एवरेज क्या होगा? 4। तो देखिए पहले से कितना ज्यादा हो गया? +1, तो भी आपका आंसर ये हो जाएगा। और ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप 1 से मानेंगे, आपका मन कर रहा है नहीं हम तो भैया 17 से मानेंगे, तो देखिए 17 18 19 20 21, इनमें बीच की संख्या ये हो गई। अब 21 के बाद अगली संख्या 22 और 23 को शामिल कर दीजिए, तो एवरेज क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो यहां पर भी क्या होगा? 1 की इंक्रीजिंग हो रही है, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको ये समझ में ना आए या कोई दिक्कत रहे। आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, चाहे तो इस तरीके से समझ लो या फिर ऐसे समझ लो। और एक सबसे बड़ी बात बता दूं आपको, जब 2 संख्या शामिल की जाएंगी तो एवरेज 1 बढ़ेगा, ठीक है। 4 संख्या शामिल की जाएंगी तो एवरेज 2 बढ़ेगा। कुछ नहीं करना है, सीधे आंसर लगाना है। अगर संख्या 3 शामिल कर दी गई तो एवरेज 1.5 बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? 1.5 बढ़ेगा, ठीक है। जितनी संख्याएं उससे आधा एवरेज बढ़ेगा। प्रश्न बहुत अच्छा है, वो बात अलग है, कभी 2 संख्या बढ़ा के देगा तो कभी 3 बढ़ा के देगा, लेकिन अच्छा प्रश्न है, ऐसा प्रश्न अक्सर देखा जाता है। इसके बाद हम आते हैं 16वें प्रश्न पर, और 16वां प्रश्न हमारा क्या कहता है? 5 संख्याओं का एवरेज 7 है। 5 संख्याओं का एवरेज 7 है। देखिए यहां पर एक सवाल में मिस्टेक हुई है, यहां पर होना चाहिए भाई सतत या फिर क्रमागत, ठीक है। ये बात हमें यहां पर कहनी पड़ेगी, अदरवाइज ये सवाल गलत रहेगा, ठीक है। 5 संख्याओं का एवरेज यानी 5 क्रमागत या सतत या लगातार संख्याओं का एवरेज कितना है? 7 है। अगर नई संख्याएं शामिल कर ली जाए तो 8 संख्याएं जो बन जाती हैं, मतलब यहां पर यह है शुरुआत में संख्याएं कितनी थी? 5, और उन 5 संख्याओं का एवरेज कितना था? 7 था। अगर नई संख्याएं 3 और शामिल कर ली जाती हैं, 3 और शामिल की जाएंगी तभी तो 8 संख्याएं बनेंगी। 5 है, 8 हो जाती हैं, तो 8 अगर संख्याएं जब हो जाती हैं तो उनका एवरेज हो जाता है 8.5। अच्छा नहीं, ये बिल्कुल ठीक था। एक्चुअली मुझे लगा कि पिछले वाले सवाल जैसा बना हुआ है, यहाँ पर दोनों ही चीज़ें यहाँ पर क्लियर की गई हैं।
हालांकि सतत वाली ही कंडीशन यहाँ पर बन रही है, आप सतत से लगा लें तो भी ये ठीक है, क्योंकि संख्याएं 3 बढ़ाई जा रही हैं और एवरेज 1.5 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? 1.5, यानी कि रेगुलर संख्याएं ही होंगी। तो ये सवाल ये जरूरी नहीं है कि सतत वहां पर दे, क्योंकि इसने सारी चीजें क्लियर कर दी हैं। ये कह रहा है कि 5 संख्याएं हैं कोई भी, उन संख्याओं के एवरेज 7 है, हमने 3 और संख्याएं बढ़ा ली हैं कोई भी, ये नहीं कहा कि अगली संख्याएं बढ़ा ली हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद एवरेज कितना हो जाता है? 8.5। जब 3 संख्याएं और बढ़ाएगा और एवरेज 7 से 8.5 होगा, यानी कि 1.5 बढ़ेगा, तो आप पिछले वाले सवाल के हिसाब से समझ सकते हो कि ये संख्याएं रेगुलर ही होंगी। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको रेगुलर दे, ये भी कह सकता था कि 8.5 की जगह कुछ और भी दे सकता था, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आप यहां पर दूसरे मेथड से आप इस सवाल को कर सकते थे। कैसे करेंगे? 5 संख्याओं का एवरेज कितना है? 7, यानी 5 7 35, टोटल कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। इसी तरह से जब आपने संख्याओं को 8 बना दिया और 8 संख्याओं का एवरेज कितना हो गया? 8.5, 8.5 एवरेज हो गया। इसका मतलब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे, 8 × 64 और 4 68, कितना हो जाएगा यहां से टोटल? 68। मतलब जो 5 संख्याएं थी, कोई भी संख्याएं थी, उन संख्याओं का टोटल था 35, ठीक है। और इससे अगली वाली जो संख्याएं हमने जोड़ी, जब संख्याएं 5 की बजाय कितनी हो गई? 8 हो गई। तो जब संख्याएं 8 हो गई तो इनका एवरेज कितना हो गया? 8.5 हो गया, यानी कि उस समय टोटल कितना हो जाएगा? 68 हो जाएगा। तो हम ये समझ सकते हैं यहां से कि 5 संख्याओं का टोटल इतना था, 8 संख्याओं का टोटल इतना है। इसका मतलब ये टोटल कितना बढ़ चुका है? 33। और ये 33 जो टोटल है, ये कितनी संख्याओं का है? ये कितनी संख्याओं का है? 3 संख्याओं का है। कितनी संख्याओं का है? 3 का, क्योंकि 3 संख्याएं बाद में जोड़ी गई हैं। तो इसका जो एवरेज रहेगा वो क्या रहेगा? 11 हो जाएगा, ठीक है। ये बात आपने समझ ली। चलिए, बहुत अच्छी बात है अगर समझ ली है तो इसके बाद देखते हैं अगला। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि आगे कोई और प्रश्न तो यहां पर नहीं दिया है, लेकिन आपके लिए यहां पर एक प्रश्न मिलता है हमारी तरफ से और उसका जवाब आपको लिखना पड़ेगा। ये काफी पॉपुलर है, बहुत जगह ये प्रश्न पूछा जाता है, तो इसका आपको जवाब देना है। पहली 5 अभाज्य संख्याओं का औसत बताओ, ठीक है। आपको यहां पर क्या करना है? पहली 5 अभाज्य संख्याओं का औसत कमेंट में लिखकर भेजना है, कितना होगा। ये देखिए, मैंने कोई ऐसा प्रश्न नहीं लिया, प्रश्न बहुत हल्का है, लेकिन ये प्रश्न बहुत बार एसएससी और पीसीएस जैसे एग्जाम में पूछा गया है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो कैसा लगा आपको आज का ये क्लास, आज की ये वीडियो, आज की जो क्लास थी कैसी लगी जरूर बताइए। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी करिए, शेयर भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको इसी तरह से अपनी सारी क्लासेस लेनी है, आपको फुल डिटेल क्लासेस सभी लेनी है, तो आपको यहाँ पर कोर्स को परचेज करना पड़ेगा। कोर्स परचेज कीजिए, उसके बाद हम लोग सारा जो सिलेबस है इस तरह से निपटाएंगे, एक एक करके सारे चैप्टर्स को, और थोड़ा सा और फास्ट भी चलेंगे। चलिए, ठीक है। काफ़ी डिटेल में देखिए, मशीन इनपुट आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन मशीन इनपुट अभी हमारे यहाँ अभी भी चल रहा है। पर डे एक प्रश्न हम अभी कर रहे हैं उसका, और काफ़ी दिन तक ये सीरीज चलेगी। इस तरह से हम बहुत सारे नए प्रश्नों को करेंगे। तो इस तरह से आप भी अगर रेगुलर क्लासेस लेना चाहते हैं, अच्छे से अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर कोर्स को परचेज कर सकते हैं और एकेडमी के स्टूडेंट बन सकते हैं, ठीक है। चलो।